नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस हिस्ट्री क्लास में। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में जो कि पढ़े थे धार्मिक सामाजिक और सुधार आंदोलन, और आज का जो टॉपिक है राष्ट्रवाद का उदय। तो ये भारत के लोगों के अंदर ये राष्ट्रवाद का जो नेशनलिज्म है वो कैसे इन लोगों के अंदर आता है। जैसे कि अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे पुनर्जागरण, और मैंने ये इन शब्दों का बहुत बार जिक्र किया है अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा तो राष्ट्रवाद का उदय लोगों के अंदर आता क्यों है, ये राष्ट्रवाद होता क्या है, इन सब चीज़ों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और देखिए, शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और 90% दोस्त ऐसे हैं कि वीडियो को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। केवल उनमें से गिने चुने कुछ ऐसे दोस्त हैं 10% जो कि सब्सक्राइब भी किए हैं और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन और कमेंट अपना प्यार देते रहते हैं। तो उन लोगों का नाम मैं ज़रूर मेंशन करूंगा अगले वीडियो में जो ये कंटिन्यू करते रहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय ये होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, राष्ट्रवाद जो है ये नेशनलिज्म है क्या। 19वीं से 20वीं सदी तक, ये 20वीं सदी तक ये राष्ट्रवाद का उदय होता है। माना जाता है कि भारत में एक नई भावना का शुरुआत होता है। और ये नई भावना कब आती है, जब आप वो देखेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये जब शुरुआत हुई थी इसकी, और अनेक सारे बहुत ऐसे नेता आए थे, वीर आए थे, जिन्होंने एक प्रकार के बोले कि 1857 की विद्रोह में अपना प्राणों का न्यौछावर कर दिए थे। तो उन चीज़ों को लेकर जो लोगों के अंदर था, एक प्रकार की नई भावना उभरने लगी, चेतना आने लगी कि ये तो हम अपने देश के लिए ये ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब है कि अपने देश के लिए प्रेम की भावना रखना, प्रेम और अंग्रेजों की जो गुलामी से मुक्ति पाना है, यानी बोले तो स्वतंत्र रहना, स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की जो भावना थी, राष्ट्र बनाने की भावना रखना एक राष्ट्रवाद का जननी होता है। तो यानी अपने देश से प्रेम करना, अपने देश को स्वतंत्र रखना, लोकतांत्रिक में विश्वास रखना, ये ऐसे राष्ट्रवाद का एक भावना रखना ही मतलब ये राष्ट्रवाद का एक जननी होता है। और इस प्रकार राष्ट्रवाद का उदय होता है लोगों के अंदर। ये जो भावना होती है धीरे धीरे बढ़ती तो है, लेकिन ये जो भावना होती है एक चिंगारी के रूप में बदल जाती है, और ये चिंगारी एक आज़ादी की लड़ाई तक जाकर ये थमती है। तो ये आज़ादी की लड़ाई जाकर थमती, यानी भारत को आज़ाद कराने तक ये जाकर आधार बनती है राष्ट्रवाद। इसका राष्ट्रवाद की अगर इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो ये एकदम से पैदा नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे राष्ट्रवाद का उदय होने के लिए। देखिए, कारण ये था, कुछ पॉइंटों का मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे पहला कारण ये था कि अंग्रेजों का शोषण। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वीडियो स्लो लग रहा है तो वीडियो को आप 2x में करके आप देख सकते हैं, वीडियो फास्ट हो जाएगा। जिससे अगर वीडियो ज़्यादा फास्ट आपको लग रहा है तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं। तो ये अंग्रेजों का शोषण ये है क्या, जैसे किसानों पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया जाता था। ये जो अंग्रेज होते थे किसानों पर भारी भरकम टैक्स लगाते थे, और उनके जो कुटीर उद्योग थे, कुटीर मतलब जो हाथों से बनाया सामान था, शिल्पकला थी, कपड़ा बनाना हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गया, इन जैसे कुटीर उद्योगों के लिए एक प्रकार का अंग्रेज एक अभिशाप हो गए थे। मतलब ये जब यूरोप में क्या थी, पुनर्जागरण की शुरुआत हुई तो वहाँ से बहुत सारे पुनर्जागरण के दौरान बहुत सारे मशीनों का आविष्कार होता है, और मशीनों से कारखाने बनती हैं। औद्योगिक क्रांति का एक निर्माण होता है। औद्योगिक क्रांति का बोले तो बहुत सारी मशीनें, हर जगह कारखाने लगती हैं। उससे क्या हो गया कि कुटीर जो उद्योग था भारत में उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। तो ये जो कुटीर उद्योग था ये धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। भारत को जो सिर्फ कच्चा माल देने वाला देश बन जाता है। मतलब भारत में ऐसे प्रोडक्शन नहीं होता है, केवल ये भारत एक अब केवल कच्चा माल रॉ मटेरियल के लिए जाना जाता था। तो यानी अंग्रेजों का ये शोषण होता था। 3 कारणों का मेन यहाँ पर रीजन है। टैक्स, भारी भरकम टैक्स लगाते थे ये अंग्रेज, भारत के लोगों पर ही टैक्स लगाते थे। यहाँ का जो कुटीर उद्योग था इसको नष्ट कर दिया था ये अपने मशीनों कारखानों को बैठाकर। यहाँ भारत एक कच्चा केवल माल सप्लाई करने वाला देश बन जाता है। तो इस प्रकार ये तो लोगों के अंदर भावना जगती है कि क्या हम लोग टैक्स ही देंगे, क्या हमारी जो कुटीर उद्योग है ये बंद पड़ी रहेंगी, हम कमाएंगे नहीं, बेरोजगार ही रहेंगे, कच्चे माल केवल ही भारत में रह जाएंगे, या केवल हम दूसरों से ही सामान का
इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे क्या? मतलब इन सब चीज़ों का सवाल एक ऐसा पैदा होने लगता है। तो सेकेंड नंबर पर जो रीजन आता है वो है कि नए माध्यमों का विकास होना। माध्यम का विकास, नए माध्यम का विकास होना, इसका मतलब यह है कि रेलवे हो गया, डाक हो गया, रेलवे, डाक, प्रेस, रेलवे, डाक, प्रेस और जैसे बहुत सारी माध्यम हो जाता है जो लोगों को जोड़ने का काम करता है। अंग्रेजी शिक्षा हो गई, अंग्रेजी क्या हुई? शिक्षा, एजुकेशन हो गई। भारतीयों को एकता और स्वतंत्रता की इसमें समझ आ गई थी। जो अंग्रेजी भाषा थी, अगर ये भारत के लोग सीखने लगे थे तो उनको क्या होने लगा कि ये अंग्रेजों की भाषा भी सीख गए थे। ये अंग्रेजी जो भाषा थी, तो ये अंग्रेजों की भाषा इनको पहचान आने लगी कि ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं, इनके अंदर क्या भावना है। इन सब चीज़ों को भारत के लोगों के अंदर भी आने लगती है। और थर्ड नंबर पर है कि पढ़े लिखे मध्यम वर्ग का उदय होना। पढ़े लिखे मध्यम वर्ग का उदय मतलब जो मध्य वर्ग के लोग होते थे वो पढ़ना लिखना शुरुआत कर दिए, जैसे कि वकील बनना शुरुआत कर देते हैं। वकील, डॉक्टर, अध्यापक, और सारे। ये राष्ट्रीय चेतना, जब आप पढ़ेंगे तो तभी आपका दिमाग खुलता है, किस पर तर्क वितर्क करना चाहिए, किस पर डिबेट करना चाहिए, किस पर फैक्चुअली बात करना चाहिए। इन सब चीज़ों पर जब आप पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ को लेकर उसमें निपुण रहेंगे, तभी आप किसी चीज़ को लेकर आप बात कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि लोगों के अंदर ये सब आने लगा। वकील बनना शुरुआत कर दिए, वो तर्क वितर्क करने लगे, डॉक्टर बनना, अध्यापक बनना, चेतना, ये सब आने लगी लोगों के अंदर। तो ये शिक्षा जो है, एजुकेशन, ये भी राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा एक उदय का कारण बनता है। और एक था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इन आंदोलन से बहुत बड़ा एक राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है, जिसमें से राजा राम मोहन आए निकले थे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में। राजा राम मोहन राय हो गया, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और सारे जागरूक ऐसे लोग आते हैं। अब आता है कि हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। तो इसको हटा देता हूँ और अभी इसको मैं बताता हूँ। भारतीय कांग्रेस का गठन। आज की जो पार्टी है कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू, जो राहुल गांधी हो गए, इन सब परिवारों से आते हैं। आज की जो पार्टी है कांग्रेस, उसकी गठन होती है 1885 में। 1885 में होता है और इसकी गठन करने वाला एक अंग्रेज होता है जिसका नाम होता है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम इसका नाम होता है। कांग्रेस में भारतीयों को एक मंच देता है। ये जो कांग्रेस का गठन होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, एक प्रकार का भारत के लोगों का एक मंच था, जो कि अंग्रेजों के सामने अपनी बात रख सके। सामने क्या है, अपनी बात रख सकते हैं। इनमें से जो नेता निकले थे वो मॉडरेट थे, मतलब उग्रवादी, सॉरी उदारवादी। तो इनमें से जो कि कुछ नेता थे, जैसे कि जिनको हम दो टाइप से पढ़ते हैं, एक होता है उदारवादी, जिसको नरम दल बोलते हैं। एक होता है उग्रवादी, जिसको गरम दल के नेता बोलते हैं। ठीक है, उग्रवादी या नरम दल। तो ये जो नेता थे उग्रवादी, ये राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन करते हैं 1885 में। इनका मानना ये था, ये जो उदारवादी के जो नेता थे, इनका ये मानना था कि हम लोग अंग्रेजों से याचना करेंगे, विनती करके अंग्रेज सरकार से भारतीयों का उनका अधिकार दिलवाएंगे। तो ये जो इनका ये मानने वाले लोग थे, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, कौन नौरोजी हो गए, गोखले हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए। तो इन लोगों का ये मानना था कि हम लोग अंग्रेजों से उनसे विनती करेंगे, विनम्रता करेंगे,
तर्क पर अपनी बात रखेंगे तो क्या अंग्रेज उन बातों को समझेंगे, समझकर वो हमको क्या करेंगे, भारत सौंप देंगे, मतलब वो हमको स्वतंत्र कर देंगे। तो ये उदारवादी लोग के नेता थे, मतलब नरम दल के नेता थे। इनको मॉडरेट्स बोला जाता था, मॉडरेट्स इनको नरम दल के नेता बोला जाता था। और एक आते थे गरम दल के नेता, इनको गरम दल के नेता बोलते थे। गरम दल के नेता जैसे लाला लाजपत राय हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, ये गरम दल के नेता हो गए। बाल गंगाधर तिलक हो गए, बाल गंगाधर तिलक। चंद्रपाल, बिपिन चंद्रपाल हो गए। ये गरम दल के राष्ट्रवाद को एक नई दिशा देते हैं। और इन लोगों का ये एक नारा था, देखिए अंग्रेजों की हठ धर्मी और 1905 के जो ये गरम दल का जो नेता थे, इनका 1905 से 1919 तक का इनका रहता है, इनका गरम दल का नेता रहते हैं। इनका जो अंग्रेजों की क्या थी, एक हठधर्मी थी, अंग्रेजों की हठधर्मी थी। और 1905 के बंगाल विभाजन ने लोगों को उग्र बना दिया था। ये गरम दल के नेता आए कैसे थे, ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि जैसे अंग्रेजों की एक जिद थी मान लीजिए, और बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल का जब विभाजन हुआ 1905 में, तो लोगों के अंदर क्या हुआ, एक उग्र भावना आ गई थी, अंग्रेजों पर गुस्सा होने लगे। तो ये जो उनकी गुस्सा थी, ये एक गरम दल के नेता पैदा करते हैं, मतलब उग्रवादी राष्ट्रवाद उत्पन्न होते हैं। उग्रवादी राष्ट्रवाद भारत में शुरुआत होती है। और उन उग्रवादी राष्ट्रवाद में से जैसे लाला लाजपत, इनको शॉर्ट में बोला जाता है लाल बाल पाल। शॉर्ट में ये याद करने का तरीका लाल बाल पाल। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तो ये गरम दल के नेता थे। इनका नारा था ये कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये किनका था, बाल गंगाधर तिलक का। तो इनका नारा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सिद्ध अधिकार है, ये नारा लिख लीजिएगा। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, जैसे इन्होंने एक मुहिम चलाया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, बायकॉट करना, और देसी उद्योगों का जो उनका है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना, विदेशियों का जो प्रोडक्ट था उनका बायकॉट करना, क्या करना, बायकॉट करना। और जो देसी सामान है, देसी उद्योग हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। इन लोगों का एक नारा ये था। अब इसमें से 1919 के आगे हम लोग देखेंगे कि गांधी युग का एक राष्ट्रवाद पैदा होता है। गांधी युग का हम लोग पढ़ेंगे 1919 के आगे गांधी युग हम लोग देखेंगे, जिसमें से गांधी जी ने आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया था। और इस प्रकार ये जो गांधी जी का आंदोलन था, जैसे कि सत्याग्रह हो गया, अहिंसा हो गया, जन सहभागिता हो गया, जन सहभागिता हो गया। ये आंदोलन जो थी एक रणनीति थी। ये आंदोलन तो ज़्यादा उतना खास नहीं थी, लेकिन एक प्रकार की एक भूमिका ये बांधने का काम करती है बड़े आंदोलन का। जैसे कि बड़े आंदोलन, असहयोग आंदोलन हो गया, ये 1920 में आता है। तो ये गांधी जी की छोटी छोटी जो आंदोलन थी, सत्याग्रह, अहिंसा, जन सहभागिता, तो इन आंदोलनों से बड़े बड़े आंदोलन का जन्म होता है। असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, इन सब चीज़ों का भी हम लोग देखेंगे। फिर से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो ये सब आंदोलन बड़े बड़े आंदोलन होते हैं। किसान, मजदूर, महिलाएं, स्टूडेंट्स, ये सब ही इन आंदोलन में शामिल होते थे। तो ये जो गांधी का राष्ट्रवाद का युग चला था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये राष्ट्रवाद का इन सब, मतलब इसको तो राष्ट्रवाद को मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर देता हूँ। फिर से हम लोग देखेंगे कि जो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन क्या था, इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। और इसी वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी के और उनके राष्ट्रीय आंदोलन था, उन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि गांधी जी का भारत में आगमन कैसे होता है। तो देखिए, गांधी जी जो है ये अफ्रीका में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए ये गए होते हैं अफ्रीका में। वो महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से, यानी
साउथ अफ्रीका से ये भारत को लौटते हैं, भारत में। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जैसे असहयोग हो गया, सहयोग हो गया, असहयोग, सत्याग्रह, सत्याग्रह, अहिंसा, अहिंसा का प्रयोग करके वहाँ की जो नस्ल भेद है, वहाँ पर ये आंदोलन करने के बाद वहाँ की जो नस्ल भेद, एक विद्रोह था, नस्ल भेद, तो वहाँ पर नस्ल भेद का जो केस था बहुत देखा जा रहा था। तो वो असहयोग हो गया, सत्याग्रह हो गया, अहिंसा, वो दक्षिण अफ्रीका में भी ये सब आंदोलन करके गांधी जी ने नस्ल भेद पर बहुत, मतलब काफ़ी इसके खिलाफ, नस्ल भेद के खिलाफ सफलता पाई थी। और सफलता पाई थी, यही जो आंदोलन होता है सेम टू सेम वही आंदोलन भारत में भी गांधी जी अपनाते हैं, ताकि उससे अंग्रेजों के प्रति लोगों के अंदर वो एक भावना उत्पन्न हो। तो भारत आकर गांधी जी ने पहले देश की स्थिति को समझते हैं कि भारत में चल क्या रहा है। तो उस स्थिति को समझने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह दी थी कि पहले देश को समझो फिर आंदोलन करो। ये आंदोलन करने के लिए रेडी थे। तो इनको सलाह कौन देते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये सलाह देते हैं कि पहले आप भारत को समझो, भारत में आजकल हो क्या रहा है, फिर जाकर आप आंदोलन करो, फिर आप क्या करो? आंदोलन करो। तो गांधी जी का जो प्रारंभिक आंदोलन है, इनका हम लोग प्रारंभिक आंदोलन की बात करें, प्रारंभिक आंदोलन 1917 से 1918 तक रहता है। जैसे 3 छोटे छोटे बहुत ही प्रभावशाली आंदोलन चलाए थे। पहला था चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन ये बिहार में किए थे 1917 में। चंपारण आंदोलन क्या हुआ था कि बिहार के किसान जो हैं नील की खेती करते थे। बिहार में नील की खेती होती थी, बिहार के लोग नील की खेती करते थे। क्या हो गया? तो वो नील की खेती करने के लिए मजबूर हो गए थे। नील की खेती के लिए वो मजबूर हो गए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि उनको अच्छे से, वो किसानों को अपना रेट नहीं मिल रहा था। रेट बोले तो जो किसान 3 कठिया प्रथा के तहत, किसान 3 कठिया के प्रथा के तहत इनको नील की खेती करने के लिए मजबूर हो गए थे। अंग्रेज उन्हें कम दाम देते थे, कम दाम देते थे, और खेत की जो जमीन होती थी वो बर्बाद हो जाती थी। खेत की जमीन क्या हो जाती थी? बर्बाद हो जाती थी, बर्बाद हो। तो गांधी जी ने सत्याग्रह भी किया। सरकार को क्या झुकना पड़ा इस चीज को। जब गांधी जी ने सत्याग्रह करते हैं, सत्याग्रह, तो सरकार को झुकना पड़ा। जो अंग्रेजी सरकार होता है, सरकार को झुकना पड़ता है, और किसानों को नील की खेती से राहत मिलती है। नील की खेती से क्या होती है? उनको राहत मिलती है। अगला जो आंदोलन आता है वो है खेड़ा आंदोलन। अगला जो आंदोलन है वो है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 में गुजरात में करते हैं। 1918 में देखिए गुजरात में होता क्या है कि अकाल पड़ जाता है। अकाल हो गया, महामारी हो गया। अकाल महामारी के बावजूद जो वहाँ पर किसान थे, किसानों से क्या होता था? लगान वसूला जाता था अंग्रेजों के द्वारा। लगान, लगान बोले तो टैक्स, टैक्स वसूला जाता था। इस चीज को देखते हुए गांधी जी और सरदार पटेल के नेतृत्व में किसान को कर न देने पड़े, ये खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया जाता है। जो खेड़ा सत्याग्रह होता है, किसान को कर न देना पड़े, इस पर ये गांधी जी, ये गांधी और कौन? सरदार पटेल, सरदार पटेल इन चीज पर ये डटे रहते हैं। और सरकार जो होती है लगान माफ करना पड़ता है, इनको मजबूरन लगान को माफ करना पड़ता है। तो जो अंग्रेजी सरकार होती है, खेड़ा सत्याग्रह की वजह से सरकार को लगान माफ करने के लिए गांधी जी और पटेल ये मजबूर कर देते हैं। थर्ड नंबर पर जो आता है, थर्ड नंबर पर हम लोग देखेंगे कि जो हड़ताल, अहमदाबाद हड़ताल, अहमदाबाद मिल हड़ताल, मिल हड़ताल ये 1918 में ये भी हुआ था। तो ये क्यों हुआ था? जैसे
कपड़ा मिल के जो मजदूरों को सही से वेतन नहीं मिलता था। कपड़ा मिल के जो मजदूर होते थे उनको वेतन नहीं मिलता था, अच्छे से वेतन नहीं मिलता था। गांधी जी ने भूख हड़ताल किया। इसमें गांधी जी क्या करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं और मालिकों को समझौता करना पड़ता है। इसमें क्या करता है, समझौता करना पड़ा। तो उस समझौता में ये कहा गया कि जो 35% वेतन बढ़ाया जाएगा मजदूरों का, तो बढ़ाया जाएगा मजदूरों का। तो इस अहमदाबाद मिल हड़ताल से 1918 में गांधी जी ने उसमें भूख हड़ताल करते हैं, भूख हड़ताल। तो जो कपड़ा मिल उद्योग के मालिक होते हैं वो एक समझौता करते हैं और उन समझौता में 35% का इजाफा करते हैं वेतन में। तो जो वहाँ के मजदूर होते हैं 35 वेतन के इजाफा में उनकी बढ़ोतरी होती है। तो इन आंदोलन, ये जो छोटे मोटे आंदोलन थे, इससे गांधी जी को एक फेस मिलती है भारत में, मसीहा के रूप में माने तो एक फेस मिलती है, जो भारत के लोग अब उनको अपना नेता मान चुके थे। भारत के लोग क्या मान चुके थे, नेता मान चुके थे और उनको विश्वास था कि ये अंग्रेजों से मुक्ति दिलाएंगे। तो ये अब धीरे धीरे जो इनकी छोटी मोटी आंदोलन थी, अब वो धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन का जन्म लेने वाली थी। जैसे कि अगला आंदोलन हम लोग देखेंगे, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन ये 1920 से 22 तक चलती है, यानी 2 साल तक। देखिए कारण क्या था असहयोग आंदोलन का। तो 1919 का एक रॉलेट एक्ट आता है। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट आता है, यानी इसमें यह कहा गया कि बिना मुकदमे के जेल की सजा मिल सकती है। अगर आप कुछ भी एक्टिविटी ऐसा करते हैं और उसमें मुकदमा भी नहीं, जो कि मुकदमा भी नहीं करना पड़ेगा और आपको नो मुकदमा डायरेक्ट जेल आपकी जेल की हवा खानी पड़ेगी थी। जो रॉलेट, ये अंग्रेजों की जो नियम थी, रॉलेट एक्ट, इसमें नो मुकदमा डायरेक्ट जेल की कॉन्सेप्ट थी। तो ये असहयोग आंदोलन का एक जननी होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जैसे 13 अप्रैल 1919 को हो जाता है जलियांवाला बाग। जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों की, निर्दोषों को गोली मार देता है। क्या कर देता, गोली मार देता है। और इस पर बहुत सारी मूवी भी बन चुकी है। अगर उसको देखना है, हिस्टोरी मूवी आपको पसंद आता है तो अगर देखना चाहते हैं हिस्टोरिकल, तो आप भगत सिंह का एक मूवी है, उसमें देखेंगे सब कुछ दर्शाया गया है, तो वो जाकर देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने सैकड़ों मासूम निर्दोषों को गोली मरवा देता है। और ये खिलाफत आंदोलन हुई थी मुस्लिम भावनाओं का मुद्दा। तो मतलब एक आंदोलन हुई थी मुस्लिम भावनाओं का मुद्दा, जो खिलाफत आंदोलन नाम है, खिलाफत आंदोलन। ये जनरल डायर वाला ये अलग है और ये खिलाफत आंदोलन अलग है, इसको एक में मत समझेगा आंदोलन। तो ये जो खिलाफत आंदोलन थी, ये मुस्लिम भावनाओं का मुद्दा था इसमें, खिलाफत आंदोलन में। तो इन सब चीज़ों का कारण यही था कि असहयोग आंदोलन करना पड़ा। सफलता ये मिली गांधी जी को कि लाखों लोग इसमें जुड़े। असहयोग आंदोलन में लाखों लोग जुड़ते हैं इसमें। जुड़ने के बाद पहली बार ग्रामीण और शहरी जनता एक साथ आती है। तो इस आंदोलन में पहली बार जो गांव के लोग थे, गांव के लोग प्लस शहर के लोग, ये एक साथ आते हैं और इस आंदोलन में भाग लेते हैं। इसकी समाप्ति कब होती है, मतलब ये आंदोलन खत्म कब होता है कि फरवरी 1922 में, ये 1922 में ये आंदोलन को समाप्त किया जाता है। चौरी चौरा कांड से कांड होने के बाद, जैसे चौरी चौरा कांड, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी। 1922 में प्रदर्शनकारी, ये जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उनमें से जो प्रोटेस्टर थे, प्रदर्शनकारी जो थे, ये चौरी चौरा में एक पुलिस थाने में आग लगा देते हैं, जिसमें 22 पुलिस क्या हो गए, जलकर मर जाते हैं। गांधी जी ने इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं, मतलब इसको बंद कर देते हैं,
क्योंकि हिंसा उनके सिद्धांत के खिलाफ थी। वो अहिंसा के रास्ते पर इस आंदोलन को चलाना चाहते थे, लेकिन वो आंदोलन चल नहीं सका क्योंकि उनके जो समर्थक थे, प्रदर्शनकारी थे, वो इतने उग्र हो गए थे कि वो चौरी चौरा में एक पुलिस थाना थी, पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें से 22 लोग जलकर मर जाते हैं, जिससे ये बहुत दुखी होते हैं गांधी जी, और इस दुखी होने के कारण इस आंदोलन को वापस लेना पड़ता है। तो ये गांधी जी का ऐसा पहला बड़ा आंदोलन था। ये बहुत बड़ा आंदोलन था, ये बहुत बड़ा आंदोलन था गांधी जी का। अब अगला आंदोलन हम लोग देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन इन देखते हैं। देखिए रीजन क्या थी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का, और ये आया था 1930 से 1934 के बीच में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। रीजन ये था कि अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। सोचिए अगर आपके खाने पर भी, नमक पर, जो खाने के नमक है उस पर भी अगर टैक्स लग जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो गरीब जनता के लिए एक बहुत बड़ा बोझ थी, क्योंकि उनको हर चीज़ में आज के दिन या कभी भी खाने पीने के मामले में नमक एक ऐसा चीज़ है कि जो हर टाइम यूज किया जाता है। तो गरीब जो जनता थी, गरीब लोग तो नमक पानी से अपना पेट भर लेते हैं, नमक चावल खाकर। तो ये जो गरीब जनता थी उन पर यह बहुत बड़ा बोझ था टैक्स देना, क्योंकि इस पर भी नमक लग गया था। तो इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था एक बहुत बड़ा आंदोलन था, और इसमें गांधी जी ने एक नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च शुरू किया। नमक सत्याग्रह जिसको दांडी मार्च बोला जाता है। ये 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 साथियों के साथ, 78 लोगों के साथ ये साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की यात्रा करते हैं। तो मतलब ये साबरमती आश्रम से ये दांडी तक 240 मील तक ये यात्रा करते हैं। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र किनारे नमक बनाकर अंग्रेजी जो कानून था उसको तोड़ देते हैं, जो टैक्स देने वाला कानून था उसको तोड़ देते हैं, और इससे जो अंग्रेज थे इनके आंदोलन को मानना पड़ता है। तो यानी अंग्रेज इनके सामने झुकना पड़ता है अंग्रेजों को। आंदोलन का जो फैलाव था वो कहाँ कहाँ तक ये मतलब जो आंदोलन था ये फैला था। देखिए देश भर में कर न देना, टैक्स न देना, टैक्स हो गया, टैक्स न देना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हो गया, ये इनका जो नमक सत्याग्रह था, धरना प्रदर्शन हर जगह होता था, धरना प्रदर्शन, लाखों लोग तो जेल गए, अंग्रेजी शासन में लाखों लोग क्या कर रहे हैं, जेल जाना पड़ता है इनके ये आंदोलन में। इनका रिजल्ट क्या निकलता है, इस सब चीज़ों से रिजल्ट क्या निकलता है, क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ता है। जो ब्रिटिश सरकार था गांधी जी के सामने झुकती है, यानी एक समझौता होता है गांधी जी से, और ये समझौता का नाम होता है गांधी इरविन समझौता। 1931 में एक समझौता होता है। गांधी जी लंदन के गोलमेज सम्मेलन में गए, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है। तो गोलमेज सम्मेलन का ये जो कोई लंदन के गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, लेकिन कोई ठोस इसका नतीजा नहीं निकलता। ये आंदोलन साबित करता है कि गांधी जी का जो साधारण चीज था नमक, इससे भी जनता को जोड़ सकता था। तो दर्शाता ये है कि जो नमक आंदोलन था ये बहुत ही सिंपल चीज है नमक, जो कि हर घर में पाया जाता, और ये नमक इतना सिंपल था कि ये एकता, मतलब ये लोगों के अंदर एकता ला दिया था, जोड़ने का काम किया था नमक, इसलिए इसको नमक सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। अगला जो इनका आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, ये बहुत ही पावरफुल था, और ये हर जगह आपको सुनने को मिल जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन 1942 1942 को ये आंदोलन कैसे होता है, जैसे देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब चल रहा था? 1939 से 45 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो अंग्रेजों ने भारत को भी इस युद्ध में झोंक देते हैं। अंग्रेज इस वर्ल्ड वॉर में भारत, तो पहली बात, भारत पे शासन किसका था? अंग्रेजों का शासन था। तो इस वर्ल्ड वॉर में यूरोप से ये शुरुआत हुआ था और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज भी इस युद्ध में भारत को भी समेट लेते हैं, यानी भारत भी इस वॉर में चला जाता है। लेकिन इस वर्ल्ड वॉर में जाने के बाद इसमें स्वतंत्रता की कोई गारंटी नहीं थी। मतलब लोगों का, जो भारत के लोग थे, इनमें इनकी कोई गारंटी नहीं थी कि इनकी स्वतंत्रता मिली जाएगी। तो गांधी जी के एक आदेश पर, यानी 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गवालिया टैंक मैदान से गांधी जी ने नारा दिया। कहाँ से? गवालिया टैंक मैदान, मुंबई का गवालिया टैंक मैदान था, और ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैदान था, गांधी जी ने दिया था नारा डू और डाई का एक नारा दिया था, करो या मरो का। ये नारा बहुत ही तेजी से वायरल होता है। और गांधी जी की देखिए आंदोलन की विशेषता क्या थी इसमें, गांधी जी और कांग्रेस के बड़े नेता इसमें गिरफ्तार कर लिए गए इस आंदोलन में। कौन से आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता गांधी जी इस आंदोलन की वजह से वो गिरफ्तार कर जेल भेज दिए जाते हैं। ठीक है, जनता ने इस आंदोलन को संभालते हैं। इन लोगों को जेल जाने के बाद देखिए, राष्ट्र भावना का जब लोगों के अंदर आ जाता है, तो नेता भी अगर काम न करे, अगर जनता नेता के प्रति जवाबदेही होता है या जनता के लिए काम करता है, अगर उस समय पर नेता न रहते हुए भी जनता उस चीज को संभाल लेती है, तो वही काम जनता भी उस टाइम की थी कि जनता ने स्वयं उस आंदोलन को संभाल लिया था। जनता ने स्वयं उस आंदोलन को, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसको संभाल लिया था। जैसे रेलवे लाइन काटी गई, कई जगह तो रेलवे लाइन काट दी गई। क्या हुआ था? रेलवे लाइन काट दी गई। कई जगहों पर जो टेलीफोन के तार थे उनको तोड़ दिया गया, काट दी गई। ऐसे मतलब ये आंदोलन बहुत ही उग्र होने लगी। सरकारी दफ्तरों पर हमला होने लगी। ये जो आंदोलन था, अंग्रेजों को समझा गया कि भारत पर शासन करना, अंग्रेज अब समझ चुके थे कि अभी इस आंदोलन से, जो भारत छोड़ो आंदोलन थे, इस आंदोलन से अंग्रेजों को ये तो समझ आ गया था कि जो भारत पर अब शासन करना अब संभव नहीं है। क्या है? संभव नहीं है, मतलब आसान नहीं है कि भारत पर अब शासन कर लिया जाए। तो इसमें राष्ट्रवाद में जो गांधी जी की भूमिका थी, ये एक बहुत बड़े नेता की छवि के रूप में निकल कर आती है। जो इनकी आंदोलन, गांधी जी की आंदोलन थी, वो लोगों तक, यहाँ तक कि बच्चों तक पहुंच गई थी ये आंदोलन। इनके आंदोलन जैसे सत्याग्रह हो गया, अहिंसा हो गया, जन सहभागिता हो गया, तो ये आंदोलन हो गया। ये सारी आंदोलन लोगों के लिए एक जीवन के रूप में ऐसे समर्पित होता है कि ये अब भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी का ये आंदोलन बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, ऐसा लोगों को लगता है। तो इस आंदोलन से बहुत कुछ समाप्त होता है और बहुत कुछ आता है, जैसे कि छुआछूत समाप्त होता है। इस छुआछूत के मुद्दों पर काम होता है इन आंदोलन के जरिए। शराब हो गया, महिलाओं पर अत्याचार हो गया, और भी स्थिति थी, उन सब चीज़ों पर इस आंदोलन के जरिए बात होने लगी। ये गांधी जी का जो राष्ट्रवाद था, केवल राजनीति के लिए सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक हो गया, नैतिक आंदोलन में ये भाग लेता है। अब देखिए, इनका जो स्वतंत्रता और गांधी जी 1947 की बात करें, तो इन सब चीज़ों को तो हम आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन और भी जो चीज़ें हैं उनको हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विभाजन और स्वतंत्रता और भारत का जो संविधान निर्माण है, इन सब चीज़ों को आगे हम बात करते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और इन आंदोलन को एक एक पॉइंट करके मैंने बताया है। जो एग्ज़ाम लेवल है, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है,
उस लेवल के हिसाब से मैंने इस वीडियो में कवर किया है सारी टॉपिक को। अगर कोई भी टॉपिक छूट भी जाता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि उस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।